गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? सॉरी बच्चों, मैंने कल क्लास नहीं ली थी। एक्चुअल में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी थोड़ी, है ना। तो अपन उसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सर्कुलर मोशन का जो लेक्चर नंबर 5 है उसको आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि आगे आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो, आज पढ़ने वाले हैं बच्चों अपन, वो है डेथ वेल। डेथ वेल, जी हाँ, आप लोग सही समझ रहे हो। जिनके दिमाग में क्वेश्चन आ चुका है कि सर ये डेथ वेल तो हमने कहीं ना कहीं सुना था, किसके अंदर सुना था, जो मेले वगैरह के अंदर वो मौत के कुएं में जो स्टंट कर रहे होते हैं, वो डेथ वेल, उसी के बारे में तो आप नहीं कह रहे हो। बिल्कुल बच्चों, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। उसी के बारे में क्या चर्चा कर रहा हूँ, ध्यान से सुने। एक्चुअल में उसमें क्या होता है, डेथ वेल के अंदर अगर अपन बात, तो उसमें एक चीज़ हो रही होती है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने देखा होगा, जैसे मान लो कि वो नीचे की तरफ से तो कुछ ऐसा शेप रहता है इसका, यूँ बिल्कुल कॉनिकल शेप नहीं रहता है। नीचे वाला जो सर्किल है वो तो छोटा रखते हैं, ऑब्वियस सी बात है। वो स्लोप में भी इस वजह से रखते हैं ताकि वो गाड़ी के ऊपर चढ़ा सके। बाकी ये जो होते हैं ना, ये ऑलमोस्ट पैरेलल होते हैं। ये जो कनेक्शन होता है, या यूँ समझ लो, ये जो होता है ना, बिल्कुल ऑलमोस्ट पैरेलल होता है। जिसके अंदर क्या होता है कि वो यहाँ पे, जैसे इस जगह पे सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो इस जगह पे ये सर्किल बन रहा होगा उनका, ये है ना, जिसमें इसको सेंटर मान रहे होते हैं। तो आपने देखा होगा कुछ क्या करते हैं, जैसे एक बार इसमें सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर दी, तो सर्कुलर मोशन स्टार्ट करने के बाद वो देखा होगा कि हाथ छोड़ देते, कोई किसी पे बाइक पे, कि कोई कार पे, किसी पे चढ़ जाता है। पर आपने एक चीज़ देखी होगी बच्चों पहले, कि जब वो वहाँ पे उस पोजीशन पे पहुँचने वाले होते हैं, किस पे, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जब वो पहुँचने वाले हैं, तो वहाँ पे उस पोजीशन पे क्या होता है, पहले वो कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, उनकी जो बाइक होती है ना, वो नॉर्मल बाइक नहीं होती है। मतलब वो क्या होती है कि एक जो फिक्स स्पीड है ना, उस पर बिल्कुल फिक्स हो जाती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 40, तो उनके मीटर में अगर 40 किलोमीटर पर आवर अगर शो हो रहा है, तो 40 किलोमीटर पे कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट होने के बाद क्या होगा, फिर उसको टेंशन नहीं है। मतलब अगर वो हाथ छोड़ भी देता है ना, तो भी वो 40 पे वहीं की वहीं मेंटेन रहेगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसका रीजन क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो मैं बाइक वाला तो नहीं बना रहा हूँ, ये ब्लॉक बना देता हूँ, है ना, कि जैसे ये ब्लॉक है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है mg, वो नीचे लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे लग रहा होगा। तो इसको रोकेगा कौन, ऑब्वियस सी बात है यहाँ का फ्रिक्शन। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ना, वो यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। अब जब फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो फिर बाकी कौन से फोर्स यहाँ पे लग रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो बच्चों, सर्कुलर मोशन हो रही है, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है ना, वो इधर लग रहा होता है नॉर्मल रिएक्शन। और वो नॉर्मल रिएक्शन जो होता है, अब अगर मैं इसी के रेफरेंस फ्रेम पे देखूं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखता तो सेंट्रीपिटल बोल देता। तो यहाँ क्या कहूंगा कि मैंने जैसे ही सूडो फोर्स अप्लाई किया, तो आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पे वो जो ब्लॉक था m मास का, तो आपने यहाँ पे तो नॉर्मल रिएक्शन बना रखा है, और यहाँ पे क्या लिख दिया, MAC, जहाँ पे m v²/r यहाँ पे आ जाता है, जो r उसकी क्या हो चुकी है, रेडियस। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा होता है, और यहाँ पे फ्रिक्शन क्या लग रहा है, Fr। तो जब अपन चर्चा करेंगे, तो इसमें अपन क्या कह सकते हैं कि जो n की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, mv²/r के। अब आप खुद मुझे एक चीज बताओ, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि वेलोसिटी बिकम कांस्टेंट, वेलोसिटी बिकम कांस्टेंट, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन बिकम कांस्टेंट। अच्छा, फ्रिक्शन बिकम कांस्टेंट। अब फ्रिक्शन भी कहां तक रखते हैं, मैं आपको एक चीज बताऊं। अगर मैं कहूं फॉर नॉट स्लिपिंग कंडीशन, अगर हम चाहते हैं कि यहां से स्लिप ना हो, हम क्या चाहते हैं कि यहां से स्लिप ना हो, तो अगर यहां पे स्लिपिंग कंडीशन को अपन ये चाहते हैं कि बिल्कुल भी स्लिप यहां पे नहीं करे, तो इस जगह पे क्या होना चाहिए बच्चों, इस जगह पे मुझे एक चीज़ तो पता है, वो क्या है कि अगर हम यहाँ पे स्लिपिंग कंडीशन को चाहते हैं कि वो नहीं हो, तो हमें फ्रिक्शन को ज़्यादा करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे कि Fr मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू mg, यही तो लिखोगे। अब मुझे एक चीज़ बताओ, Fr की बात करेंगे तो ये लिखोगे कि μn मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू mg, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो μmv²/r मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू mg, तो ये इससे कैंसिल, तो कितना आ गया,
वी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू आर जी अपॉन म्यू। यही आ गया। तो फॉर क्रिटिकल वैल्यू की बात करो, क्रिटिकल वैल्यू, तो क्रिटिकल वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे v कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ जी आर अपॉन म्यू, अंडर रूट ऑफ जी आर अपॉन म्यू। मतलब ये वो वेलोसिटी निकल के आई है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर मैंने वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं किया, लेट सपोज मैं वहां पे जाके कभी वेलोसिटी को वेरिएबल कर रहा हूँ, कभी इंक्रीज कर रहा हूँ, कभी डिक्रीज कर रहा हूँ, एक्सेट्रा जो भी चेंजेस है वो वहां पे करके देख रहा हूँ, तो वहां पे अगर एक सारी चीजें के चेंजेस करके देखूंगा तो मुझे एक चीज बताओ क्या होगा, वेलोसिटी वेरी करेगी तो नॉर्मल रिएक्शन वेरी करेगा, नॉर्मल रिएक्शन वेरी करेगा तो आप ये समझ लो नॉर्मल रिएक्शन वेरी कर गया तो फ्रिक्शन वेरी कर गया, तो हो सकता है फ्रिक्शन कम हो गया हो, और अगर फ्रिक्शन कम हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स से तो फिर क्या केस हो सकता है, वहां ये केस हो सकता है भैया फिसलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और जब फिसलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो वहां इतनी तेज स्लिपिंग होगी। और अगर मैंने ज्यादा वेलोसिटी कर दी, क्या कर दी, ज्यादा वेलोसिटी कर दी, तो हो सकता है कि उसका सूडो फोर्स इतना लग रहा हो कि वो नॉर्मल रिएक्शन को भी, तो वो क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू द मटेरियल उस वेलोसिटी को मेजर करके रखते हैं कि किस वेलोसिटी पे अपने को चलाना चाहिए ताकि हर एक चीज बैलेंस रहे। और उसी का मैं एक और एक चीज आपको लोगों को बताता हूँ, देखो जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट भी है, रिजल्ट भी है जो अपने को ध्यान में रखना है ना। कैसा रिजल्ट है, देखो कि मान लो कि ये सर हेमीस्फेयर है, क्या है, हेमीस्फेयर, जिसकी रेडियस कितनी है r, ये इसका सेंटर हो चुका है, ये ब्लॉक हो गया m, और आपसे बोला हुआ है फिक्स्ड हेमीस्फेयर, क्या है, फिक्स्ड हेमीस्फेयर है। अब फिक्स्ड हेमीस्फेयर है और मुझे एक चीज बताओ, आपने ये बोल दिया कि यहाँ जो सारी सरफेसेस है, यहाँ जो सरफेस है ना वो क्या बोली हुई है, स्मूथ है, ठीक। अब स्मूथ सरफेस है और आपने क्या करा, ब्लॉक ऑफ मास m रिलीज्ड फ्रॉम टॉप ऑफ स्फेयर, जो हेमीस्फेयर है उसके टॉप से आपने इसको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। आपसे पूछा हुआ है फाइंड आउट द एंगल व्हेन इट लीव कॉन्टैक्ट विद स्फेयर, स्फीयर के साथ जब ये कांटेक्ट छोड़ेगा तो आपको ये बताना है कि किस एंगल पे छोड़ेगा। अब देखो इसमें कहाँ दिक्कत आती है बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मान लो कि यहाँ से फिसलना स्टार्ट हुआ, कहाँ से, यहाँ से, ये इसकी सेंटर वाली लाइन है जो मैं बना देता हूँ, ठीक है। ये ब्लॉक यहाँ पे पहुँच गया है, किस जगह पे, इस जगह पे, ये M हो गया। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ध्यान से समझना जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ वो पोजीशन है कि जस्ट इसके आगे खिसका तो कांटेक्ट छूट जाएगा, मतलब यहीं पे कांटेक्ट छूटने वाला है, उसी पे अपन ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, और यहाँ से बनने वाला जो एंगल है वो थीटा है, और मुझे यही तो निकालना है कि ये थीटा की वैल्यू कितनी है। तो देखो ध्यान से सारी चीजें अपन समझेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ठीक है ना। इस जगह पे अगर मैं आपसे कहूं, सारे फोर्सेस लिखते हैं बच्चों अपन, है ना, mg, ठीक, यहां क्या आ जाएगा, mg साइन थीटा, और यहां क्या आ जाएगा, mg cos थीटा। आएगा नहीं आएगा, कैसे आएगा, ध्यान से देखो, ये थीटा तो ये एंगल भी थीटा, तो mg का इधर कंपोनेंट mg cos थीटा, और ये वाला क्या आ जाएगा, mg साइन थीटा। चलो अब मैं दूसरे पेन से एक चीज बना रहा हूं, वो क्या है कि भैया यहाँ पे है नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर मैं आपसे कहूँ उस पोजीशन पे, इस ए पोजीशन पे, एट पोजीशन व्हेन इट लीव कॉन्टैक्ट, क्या होगा, एफ नेट इज इक्वल टू MAC। ये रिक्वायरमेंट तो फॉलो करवाओगे कि नहीं करवाओगे, क्या, सेंटर की तरफ वाला फोर्स mg cos थीटा माइनस आउटसाइड वाला फोर्स यानी नॉर्मल रिएक्शन
इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, यही तो आने वाला है इक्वेशन नहीं। और अगर मैं कहूँ कि इफ इट लीव कॉन्टैक्ट, अगर ये यहाँ पे कॉन्टैक्ट छोड़ रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन तो यहाँ क्या आने वाला है भैया, 0 आने वाला है कि नहीं आने वाला। यानी मैं ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता कि एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ये इक्वेशन ए हुई कि नहीं हुई। ध्यान से समझो कि यहाँ पे अपन ये चीज लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते कि एम वी स्क्वायर बाय आर, एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर लिखेंगे। अब ध्यान से समझना, आगे बढ़ता हूं मैं। क्या चीज देखो भैया, ये तो मुझे पता है क्या चीज कि ये पूरी रेडियस के इक्वल है क्या कि नहीं है। और अगर आप यहां से देखो ये भी रेडियस है, तो क्या ये आर कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा। देखो ये भी रेडियस है ना, तो रेडियस का इधर कंपोनेंट ये है, तो ये मैं क्यों निकाल रहा हूं अभी इसके पीछे रीजन बताऊंगा, आर माइनस आर कॉस थीटा। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं यहां कहूं तो ये लिख सकता हूं ना कि सिंस ऑल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। अब आप सोच रहे होगे कि सर कंजर्वेटिव कैसे है। भैया लग रहा है mg, लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और ये सब मैंने उसमें बताया था कि ये कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। तो कंजर्वेटिव नेचर के हैं तो अपन क्या लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल, यानी के इनिशियल प्लस पी इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस पी फाइनल। तो सबसे पहला काम क्या है कि हमें सर ने बोला था कि रेफरेंस लेवल मानो पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो मान लिया भैया ये पोटेंशियल एनर्जी लेवल 0 है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का लेवल 0 है, तो यहाँ पे तो रिलीज्ड है ना, यहाँ पे क्या है रिलीज्ड, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाली है 0, तो ये तो 0 आ गया, तो 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा mg, हाइट कितनी r माइनस आर कॉस थीटा आएगा, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी उस लेवल पे पहुंचते क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। हो गई। अब अगर अपन यहां पे बात करें किस पे, इस जगह पे, तो इस जगह पे चर्चा करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बाई 2, या एम वी स्क्वायर की जगह ये लिख सकते हैं क्या, देखो यहाँ पे एम वी स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई एम जी आर कॉस थीटा। ध्यान से देखो एम वी स्क्वायर की जगह मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये लिख दिया इक्वेशन 1 से। देखो एम जी आर से एम जी आर कैंसिल, क्या आया 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय 2, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, यानी थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2/3, cos इनवर्स ऑफ 2/3। अब देखो ये होता है अगर अपन बात करें cos थीटा इज इक्वल टू 0.67, कितना 0.67, ठीक है। चलो सॉरी बच्चों, उसके अंदर नेटवर्क इश्यू की वजह से मैंने यहाँ पे स्ट्रीमिंग को रोक दिया था, वापस से स्ट्रीम चालू हो गई है, सभी बच्चे कनेक्ट कर लें, एक बार वापस से देख लें। तो देखो मैं ये जो बताना चाह रहा था वो क्या है कि cos थीटा की वैल्यू अगर 53 डिग्री पे अगर अपन बात करें तो ये होती है कितनी 0.6 होती है। cos 53 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 0.6। अपने 0.6 से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब थीटा कहीं ना कहीं इससे कम रहा होगा, यानी थीटा ऑलमोस्ट 48 डिग्री के आसपास रहता है बच्चों। ये वो एंगल होता है जहां पे कांटेक्ट छूटने के चांस होते हैं। और अगर मैं बात करूं हाइट फ्रॉम ग्राउंड की, हाइट फ्रॉम ग्राउंड से अगर आपसे पूछा जाए कि हाइट कितनी होगी, तो देखो हाइट कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगी r cos थीटा, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी r cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, यानी आ गया 2r/3, ठीक है। अच्छा अगर मेरे से ऐसे ही वेलोसिटी पूछी जाए कि वेलोसिटी एट टाइम ऑफ लीव, तो उस जगह पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो इसमें पुट कर दो, अभी निकाली थी ना ये रही, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जी आर और cos थीटा की जगह 2/3, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2gr/3 का अंडर रूट,
2gr/3 का अंडर रूट। यहाँ पे ये वेलोसिटी निकल के आएगी। अगर अपने से एक्सेलरेशन पूछा जाए तो एक्सेलरेशन भी बता सकते हैं। देखो मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, इसके अंदर मैं थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे रब कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पे बात करूं बच्चों तो इसके पास दो चीज़ें हैं। क्या है? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अब अगर अपने से पूछा जाए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताओ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या लिखोगे? mg sin थीटा। तो टेंजेंशियल की डायरेक्शन में फोर्स डिवाइड बाय मास, यानी g sin थीटा लग रहा है। अब अपने को पता है कि ये थीटा, ये cos थीटा 2/3 दे रखा है, तो ये कितना आएगा? ये √5 आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर मैं यहाँ पे sin थीटा की बात करूँ तो sin थीटा क्या आ जाएगा? √5/3। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई? √5g/3 आएगी। कितनी आ जाएगी? √5g/3। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को एज ए रिजल्ट की फॉर्म में भी कराया है। सभी बच्चों को ये चीज़ समझ में आ गई हो तो जल्दी से रिप्लाई कर दें। किसी को कोई परेशानी हो तो, कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, और जल्दी से मुझे बता दो ताकि फिर अपन आगे बढ़े बच्चों। और अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा टाइप ऑफ ब्रेकर्स के बारे में। बेटा वेलोसिटी ये ऐसे आई है mg cos थीटा, ए इक्वेशन जो थी ना mg cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r, तो अपन ने mg cos थीटा में वहां cos थीटा की वैल्यू 2/3 पुट कर दी, है ना। कुछ अलग चेंज नहीं किया है अपन ने, जो अपन ने इस इक्वेशन निकल के आई थी वही चीज करी है। भाई यहाँ पे ये वाली इक्वेशन थी, इसमें cos थीटा की वैल्यू 2/3 पुट कर दी, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में mg sin थीटा ही लग रहा था, इसलिए अपन ने वहां पे sin थीटा की वैल्यू को पुट कर दिया है। ठीक है, क्या है? टाइप ऑफ ब्रेकर। टाइप ऑफ ब्रेकर के अंदर क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं आप लोगों को और अच्छे से बताऊं, आप लोगों को चीज़ें समझ में आएगी। कुछ जगह पे आपने देखा होगा कि जब अपन हाईवे वगैरह पे रहते हैं, वैसे तो हाईवे वगैरह पे ब्रेकर अलाउ नहीं है ना, फिर भी देखा होगा जिस भी गांव से अगर वो हाईवे निकल रहा होगा, वहाँ के लोग, वहाँ के गांव वाले क्या करते हैं, छोटा सा इत्तू सा क्या करते हैं, वो बना देंगे एक ब्रेकर। ठीक है, वो ब्रेकर क्यों बनाते हैं? भाई हमारे बच्चे कहीं ना कहीं तो क्रिकेट खेलेंगे, और रोड से अच्छी तो जगह कोई सी होती ही नहीं है, तो उधर से जो गाड़ी वाला आ रहा हो अगर उसका ध्यान नहीं है तो कम से कम ब्रेकर उसको ध्यान दिलवा दे अपने आप, तो हमारा नुकसान होने से पहले उसका नुकसान हो जाए। तो वहाँ पे उसको अपने आप समझ में आ जाए कि हमारे को इसको यहाँ पे ब्रेक अप्लाई करना था। अब एक बार अगर उसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा ना, जो भी वहाँ से बाइक वाला होगा, या आप लोग देखना भी सही, आप लोगों के अगर स्ट्रीट वगैरह के अंदर जो ब्रेकर बना रखे होंगे वो छोटे से बना के रखते हैं। इसी जगह पे आप जैसे ही थोड़े नॉर्मल मेन रोड पे आने लगोगे तो वहाँ पे ब्रेकर की साइज़ बड़ी हो जाती है ना। और फिर उसके बाद अपन चर्चा करें कि जब अपन आ रहे होंगे किधर की तरफ, नीचे की तरफ बड़े हाईवे वगैरह पे, तो आप लोग वहाँ पे देखोगे कि वहाँ पे और बड़े बड़े ब्रेकर्स होते हैं, मतलब उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर में। आजकल जो ब्रेकर चलते हैं आपने देखा होगा, छोटे ब्रेकर होते हैं और उनकी हाइट बढ़ा देते हैं। रीज़न उसके पीछे क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ ब्रेकर के अंदर कैसा फिनोमिना होता है। जैसे मान लो ये, मैं इसमें बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि ये वाला, इस जगह पे अपन बात करें, ये हो गई हमारी रेडियस और ये पोजीशन है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन। अब मुझे बताओ, ये पॉइंट है ए, ये है बी, और ये हो गया सी। क्या हो गया? ए, बी और सी। अब यहाँ पे अगर अपन चर्चा करें, सबसे पहला काम किसकी बात की चर्चा कर रहे हैं अपन? चलो, तो देखो बच्चों, यहाँ पे अपन चर्चा करने वाले थे किस चीज़ की। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो क्या थी। ये ए से मतलब ब्रेकर का शेप है, जिसी के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ होगी और क्या चेंजेस आ रहे होंगे, है ना। मान लो कि कोई एक बाइक है जो यहाँ से जा रही है।
हालांकि बाइक बड़ी होगी पर मैं इसको थोड़ा सा छोटा बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगी, है ना। यहाँ पे देखो कि ये बाइक इस जगह पे है, ये अपने सेंटर से कनेक्ट करती हुई लाइन है। क्या है? सेंटर से कनेक्ट करती हुई लाइन, ठीक है ना। ये सेंटर से कनेक्ट करती हुई लाइन है और यहाँ पे जब बाद में जब ये कि यही लाइन जो है वो इधर की तरफ आएगी, तो ये हमारा पर्सन जब वापस आ रहा होगा वो हो चुका है, ठीक है। ये एंगल हो गया थीटा, शुरुआती टाइम पे चर्चा करेंगे, चलो इसको बाद में चर्चा करेंगे। इसके अंदर अपन इधर की तरफ की देखते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है। और इसी में अपन चीज़ें बनाते हैं। देखो यहाँ तो लग रहा होगा कितना mg, लगेगा नहीं लगेगा। यहाँ पे थीटा होगा तो ये कितना आ जाएगा mg cos थीटा, और यहाँ पे क्या आ रहा होगा mg sin थीटा, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन किधर की तरफ होगा? अगर अपन बात करें तो नॉर्मल रिएक्शन आने वाला है इधर की तरफ, ठीक। अब मुझे एक बताओ, फ्रॉम A to B की अपन चर्चा करने वाले हैं। किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? फ्रॉम A to B। तो पहले A to B के लिए जब आप लिखोगे किसकी? कंडीशन ऑफ सर्कुलर मोशन, कंडीशन ऑफ सर्कुलर मोशन, क्या? एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए सी। क्या लिख दोगे? एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए सी, यानी एम जी कॉस थीटा माइनस एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ये तो लिखने वाले हो। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी? नॉर्मल रिएक्शन की, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा? एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर, ये आएगा। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि ये जो ब्रेकर है, ब्रेकर इज नॉट स्मूथ, ये आपको बोला हुआ है कंटेन रफ सरफेस, पूरी जो है वो क्या है? रफ सरफेस है। तो अपने को फ्रिक्शन के बारे में भी चर्चा करनी है कि इसको ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, है ना। तो एक चीज देखना बच्चों, जब ये रफ सरफेस पे जा रहा होगा तो अब इसको ऊपर की तरफ ले जाने वाला कौन सा फोर्स होगा, है ना। मान लो फ्रिक्शन जो है उसको अपन क्या लिख रहे हैं? Fr लिख रहे हैं। तो मुझे बताओ यहाँ पे अगर मैं कहूँगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आने वाली है? तो फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी भैया, जब यहाँ mg sin थीटा लग रहा होगा तो फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा। रीजन, क्योंकि जो फोर्स, भाई अगर मैं आपसे यहाँ पे ये चीज कह रहा हूँ क्या कि बाइकर इज मूविंग A to B with constant speed, तो मुझे एक चीज बताओ, अगर बाइकर को किसी ब्रेकर के ऊपर चढ़ना है किससे? कांस्टेंट स्पीड से। तो कांस्टेंट स्पीड से चढ़ने का केवल एक तरीका है उसके पास, क्या? कि उसको Fr ऊपर ही लगेगा, क्योंकि अगर Fr लग रहा होगा ऊपर की तरफ, वही तो उसको सपोर्ट करेगा ऊपर चढ़ाने के लिए, तभी तो Fr और mg sin थीटा आपस में क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। कि अपने को पता है सिंस फॉर कांस्टेंट स्पीड एफ नेट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 0। तो अगर नेट फोर्स 0 होना चाहिए तो Fr की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आनी चाहिए? mg sin थीटा के इक्वल आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? तो ये आ गई हमारे mg sin थीटा, ठीक है। अब mg sin थीटा के इक्वल आनी चाहिए। तो अब देखो ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे बात करूंगा फ्रॉम A to B, जब आप जाते जाओगे तो धीरे धीरे क्या होता जाएगा? A to B अगर हम जाते जाएंगे तो क्या होगा? थीटा डिक्रीजेस, थीटा क्या होता जाएगा? डिक्रीज करता जाएगा, कि ऑब्वियस सी बात है ऊपर जा रहे होंगे तो थीटा क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो अपने को पता है cos थीटा की वैल्यू क्या होती जाएगी? इंक्रीज करती जाएगी। और cos थीटा की वैल्यू अगर इंक्रीज करती जाएगी तो यहाँ पे अगर आप ये देखो कि अगर धीरे धीरे cos यहाँ पे ये बढ़ता जा रहा है और cos थीटा क्या हो रहा है? कम, थीटा अगर कम हो रहा है और cos थीटा बढ़ता जा रहा है, तो अगर cos थीटा बढ़ता जाएगा तो अपन यहाँ पे क्या देखेंगे? रिक्वायर्ड फ्रिक्शन
एफ आर एम जी साइन थीटा है। तो अगर थीटा डिक्रीज करेगा तो साइन थीटा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब फ्रॉम ए टू बी रिक्वायर्ड फ्रिक्शन डिक्रीजेज, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन डिक्रीजेज, required friction decreases while reaching at the top। बिल्कुल टॉप पे जाने पे धीरे धीरे फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है ना। ए से लेके बी तक जाने पे, यानी ए से बी पे जब आप जा रहे होंगे तो धीरे धीरे रिक्वायर्ड फ्रिक्शन जो होगा वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, ये तो बिल्कुल फिक्स है ना क्वांटिटी, एम जी कॉस थीटा अगर बढ़ेगा तो आप क्या करते जाओगे कि नॉर्मल रिएक्शन, सिंस थीटा अगर डिक्रीज कर रहा है कॉस थीटा इंक्रीज करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीजेस, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता जाएगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, नॉर्मल रिएक्शन अगर इंक्रीज करेगा यानी अगर आप टॉप पे पहुंचोगे यानी कांटेक्ट छोड़ने के चांसेस कहाँ पे होते हैं, कहाँ पे ज्यादा कांटेक्ट छोड़ने के चांसेस हो जाएंगे, टॉप पे। क्यों क्यों क्योंकि आउटसाइड फोर्स बढ़ता जा रहा है। नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज करेगा तो आप ऐसे लिख सकते हो ना कि आउटसाइड फोर्स इंक्रीजेस, और अगर आउटसाइड फोर्स इंक्रीज करता जाएगा तो चांस ऑफ लीविंग कांटेक्ट इंक्रीजेस, चांस ऑफ लीविंग कांटेक्ट इंक्रीजेस। अब आपने देखा होगा कि ये ऊपर वाला एरो तो बच्चों बताता है इंक्रीजेस को और नीचे वाला एरो बता रहा है डिक्रीजेस को। अब आपने देखा होगा जब आप ज़्यादा स्पीड से जा रहे होते हो ब्रेकर के ऊपर तो आपने देखा होगा एकदम से धड़ाम की आवाज़ आती है। क्यों? क्योंकि आप टॉप से ही वहाँ पे क्या हो जाते हो, कांटेक्ट छोड़ देते हो, जिसकी वजह से जितनी हाइट ऑफ ब्रेकर होती है ना उतनी हाइट पे आप लोगों की जो बाइक है वो नीचे की तरफ रोड पे कांटेक्ट में आती है, जिसकी वजह से जो साउंड की इंटेंसिटी वो बढ़ जाती है। अब उसी जगह पे अगर आप चाहते हो कि बाइक को कम वेलोसिटी से लेके जाओगे तो फिर वहाँ पे आवाज़ का जो इंटेंसिटी वो कम आएगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप टॉप को क्रॉस करके चले जाओगे, फिर किस रीजन पे आ जाओगे, बीसी रीजन पे। अब मुझे बताओ सेकंड केस अपन देख रहे हैं फ्रॉम बी टू सी, फ्रॉम बी टू सी। अब हमारा जो बाइक वाला पॉइंट है ना वो कहाँ पे आ चुका है, बी से सी वाले पे। तब मुझे बताओ, अब मैं ये वाला डायग्राम बना रहा हूँ, तो यहाँ वही इक्वेशन आने वाली क्या कि मान लो कि ये थीटा इधर भी है, यहाँ क्या आ जाएगा mg, इधर mg cos थीटा, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे mg sin थीटा और यहाँ पे fr। अब आप सोचोगे कि वापस से fr क्यों, तो अपन क्या लिखेंगे, सिंस टू मेंटेन द कांस्टेंट स्पीड, टू मेंटेन द constant speed friction must be upward, friction must be upward। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बच्चों क्योंकि इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब आप ब्रेकर पे जा रहे होंगे तो क्या होगा, तो फ्रिक्शन मस्ट बी अपवर्ड, और जब फ्रिक्शन अपवर्ड होगा ऊपर की तरफ तो वहां पे क्या होगा, एंड बैलेंस mg sin थीटा, किसको बैलेंस कर रहा होगा, mg sin थीटा को। ठीक है। अच्छा वहां पे भी अगर अपन लिखेंगे तो रिक्वायरमेंट ऑफ सर्कुलर मोशन क्या होगी, रिक्वायरमेंट ऑफ सर्कुलर मोशन mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, इक्वेशन नंबर ए, ये चीज आएगी। अब मुझे एक चीज बताओ, जब अपन बात करेंगे ये वाली चीज तो अपन ने लिख ली, नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन क्या आ जाएगा, mg cos थीटा इज इक्वल माइनस mv स्क्वायर बाय r, आने वाली तो यही है इक्वेशन। पर अब मेरे को ध्यान से चीज, अगर आप यहाँ पे कहोगे तो कैसे समझोगे, जैसे मैं यहाँ पे कहूँगा फ्रॉम बी टू सी, फ्रॉम बी टू सी क्या होता जाएगा, थीटा इंक्रीज करेगा। अब थीटा क्या होता जाएगा, इंक्रीज करेगा। तो थीटा इंक्रीज करेगा क्यों, क्योंकि आप इधर आ रहे होगे तो वर्टिकल से एंगल बढ़ता जा रहा है, थीटा इंक्रीज करेगा तो कोस थीटा डिक्रीज करेगा और साइन थीटा क्या हो जाएगा,
इंक्रीज करता जाएगा, क्योंकि यहाँ फिसलने के चांसेस ज़्यादा है ना, क्योंकि ऑब्वियस भाई अभी मैंने बताया था यहाँ पे ऐसा एंगल आता है जहाँ फिसल भी सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कांटेक्ट छूट जाता है, तो यहाँ पे फिसलने के चांसेस ज़्यादा है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि जब यहाँ जाओगे तो यहाँ पे क्या होता जाएगा कि नॉर्मल रिएक्शन स्टार्ट डिक्रीजिंग, नॉर्मल रिएक्शन स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड the amount of friction required to prevent slipping increases। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या और वो क्या है। एक चीज समझना बच्चों, ये यहाँ जो फ्रिक्शन लग रहा है ना वो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है दोनों केस में। कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो अपनी वैल्यूज को किसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा? mg sin थीटा के अकॉर्डिंग। भाई मैक्सिमम फ्रिक्शन की बात करूं अगर, तो मैं ये लिख सकता हूं ना कि मैक्सिमम फ्रिक्शन तो जो होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन उसकी वैल्यू क्या आएगी? Fs इज इक्वल टू μs इंटू एन, यानी μs इंटू mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाय आर, म्यूएस इंटू एन। अब ये वाले मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो तो लग नहीं रहा है, केवल कौन सा वेरिएबल फ्रिक्शन लग रहा है। तो वेरिएबल फ्रिक्शन किसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा? खुद को एडजस्ट करेगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो ये था बच्चों ब्रेकर का केस। अब अगर मैं टॉप पे बात करूं तो टॉप पे देखो क्या केस आ जाएगा। टॉप पे अगर मैं बात करूं एट बी, अगर मैं चाहूं यहां लिख सकता हूं एट बी, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? mg cos 0 माइनस mv स्क्वायर बाय आर। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो क्या आ जाएगा? mg माइनस mv स्क्वायर बाय आर होगा या नहीं होगा? अब मान लो कि कोई टॉप पे ही कांटेक्ट छोड़ देता है, कि अगर मैं कहूँ लेट एट टॉप n 0 हो गया, तो क्या आ जाएगा? mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। तो v की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट ऑफ जी आर। अब मुझे बताओ अपने जो ब्रेकर होती है उसकी रेडियस ऑलमोस्ट कितनी होती है? ज़्यादा अगर अपन बात करें तो वो होती है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर भी इतना हो जाता है इतना ब्रेकर बनाना, तो 30 सेंटीमीटर की हो गई। तो यहाँ पे जब आप मीटर में लिखोगे तो देखो क्या आ जाएगा। अगर मैं कहूँ 10 इंटू 0.3 का अंडर रूट, तो वहाँ पे स्पीड कितनी जाती है मीटर में? 3 मीटर, √3 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर में चेक कर लो। तो जितना ज़्यादा बड़ा ब्रेकर होगा ना उतनी स्पीड जो होगी कॉन्टैक्ट छोड़ने के लिए वो बढ़ती जाएगी। इसलिए जितना छोटा आप ब्रेकर बनाओगे ना वहाँ गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए गली वाले जो होते हैं ना वो छोटा ब्रेकर बना के रखते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। अब देखो मैं आगे सर्कुलर मोशन के अंदर और भी पॉइंट बताने से पहले आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। वो क्या पॉइंट है बच्चों? अपने को हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होगी तो जो भी हमारा जो कॉन्टैक्ट फोर्स है या फिर टेंशन फोर्स है उनके कंपोनेंट अपन करेंगे, और जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगी तो वहाँ किसके कंपोनेंट करेंगे अपन? ग्रेविटी के। मतलब जब अपने से बोल दिया जाए कि वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रही है, क्योंकि दो तरीके की सर्कुलर मोशन होती है, एक तो कौन सी हो गई? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। हॉरिजॉन्टल प्लेन में कैसे? जैसे मैं आपको अभी एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो कि कोई पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, यूं, ये रस्सी से बंधा हुआ है पर वो ऐसे घूम रहा है, तो ये कौन सी सर्कुलर मोशन हुई? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। किस टाइप की सर्कुलर मोशन हो चुकी है ये? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। ठीक है। और जब अपन बात करेंगे किसकी, कि अगर हमारे से पूछा जाए कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और वर्टिकल सर्कुलर मोशन इनमें क्या डिफरेंस है, तो पहले तो अपन देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जैसे ये है ना, ये हमारा क्या हो गया? वर्टिकल।
ठीक है। ये अगर वर्टिकल होगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये इस तरीके का सर्कुलर मोशन जो कहलाता है ना बच्चों, वो क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, है ना। वर्टिकल के अंदर क्या होता है कि उसकी कुछ ना कुछ हाइट कवर हो रही होती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा होता है कि वहाँ पे ग्रेविटी के कंपोनेंट अपन करते हैं। यहाँ पे किसके कंपोनेंट करेंगे, जो भी टेंशन या नॉर्मल रिएक्शन आपको दे रखा होगा, अब जैसे यहाँ पे टेंशन फोर्स दे रखा है तो उसके, तो अपने को क्या चीज़ ध्यान में रखना है, इन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल, थोड़ा मैं नीचे लिख दूँ क्योंकि यहाँ पे अपन कंपोनेंट करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा, इन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कंपोनेंट ऑफ टेंशन एंड नॉर्मल रिएक्शन will be done and in vertical circular motion, vertical circular motion component of gravity will be done। बात समझ में आई या नहीं आई, कि जब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होगा तो आपको टेंशन और उसके कंपोनेंट करने हैं। अब जैसे देखो, मान लो कि ये थीटा है ना, और ये अपन ले रहे हैं एक कॉनिकल पेंडुलम, इसे बोलते हैं कॉनिकल पेंडुलम। इस तरीके से घुमाया जाता है कॉनिकल पेंडुलम ऑफ लेंथ L, मास M एंड हाइट H from ground level। ये जो हाइट है ना वो कैपिटल H है ना। मास ऑफ बॉब जो है वो कितना है, M। मास ऑफ बॉब कितना है, M है। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ क्या होगा, mg फोर्स लग रहा होगा, ठीक। यहाँ क्या होगा, टेंशन फोर्स लग रहा होगा। अब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है तो क्या होता जाएगा, यहाँ पे लगेगा, ये थीटा एंगल है तो ये t कॉस थीटा, इधर क्या आ जाएगा t साइन थीटा, और यहाँ पे क्या लगेगा, mv स्क्वायर बाय r। सूडो फोर्स से अपन देख रहे हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो आप क्या लिखोगे, ये लिखेंगे भैया कि t cos थीटा तो किसको बैलेंस करेगा, mg को, और यहाँ पे बात करें t sin थीटा वो किसको बैलेंस करेगा, mv स्क्वायर बाय r को। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बच्चों कि इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1 करो, क्या आ जाएगा, t sin थीटा, और ये आ जाएगा t cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r डिवाइडेड बाय mg। ये इससे कैंसिल, तो ये आ गया tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg। v स्क्वायर अपॉन rg, और यहाँ पे यूं भी कह सकते हो v स्क्वायर इज इक्वल टू rg tan थीटा। v स्क्वायर इज इक्वल टू rg tan थीटा। अब इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रही है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सिंस वेलोसिटी जो होती है क्या होती है, कांस्टेंट, क्योंकि किसी एक एंगल पे ये घूम रहा होता है। तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, टाइम पीरियड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस की बात करें तो क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई r, और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो कितना आ जाएगा, v। ये r कौन सी है, ये वाली रेडियस जिसके अंदर सर्कुलर मोशन होता जा रहा है ना। तो यहाँ देखो कितना आ गया, वैल्यू पुट करेंगे तो 2 पाई r,
और v की जगह क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। ठीक, अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई अंडर रूट में आप देखोगे तो आया आर अपॉन जी टेन थीटा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर ये ट्राइंगल आपको दिख रहा हो कौन सा, ये और ये वाला, ये आर और ये एच, तो यहाँ पे टेन थीटा अगर अपन अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आर बाय एच। तो यहाँ पे जब आप टाइम पीरियड लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एच टेन थीटा डिवाइडेड बाय जी टेन थीटा। तो यहाँ से टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एच अपॉन जी। यानी ये ऐसा पेंडुलम होता है जो सर्कुलर मोशन और हिंज पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, उसको कोई लेना देना नहीं कि लेंथ कितनी थी। अगर मुझे हिंज पॉइंट दे रखा है और प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन दे रखा है ना, तो दोनों के बीच का हाइट का जो डिफरेंस है ना, वो आप यहाँ पे ले सकते हो और यहाँ पे इजीली सॉल्व किया जा सकता है ना। आप चाहो तो इसको इस फॉर्म में भी निकाल सकते हो, जैसे मान लो वेलोसिटी पूछी जाए तो आर जी टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, आर अपॉन एच आएगी कि नहीं आएगी, तो वी की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट जी आर स्क्वायर बाय एच। ये हमारा आंसर आ गया। तो देखो सब दे रखा होगा तो अपन सारी चीज निकाल ही सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो आज के लिए केवल इतना ही हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन अपन ने पढ़ा है। कल अपन देखेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। आज इसलिए वो टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो बड़ा है और टॉपिक पूरा होगा तभी आप लोगों के मजा आएगा। ठीक है, चलो।